ऑलराइट गाइस, आगे आते हैं, जरा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ही सीमित है। ओके, सो बेसिकली जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है वो 45, 90 डिग्री का हो सकता है, या 30, 60, 90 डिग्री का हो सकता है, या 60, 30, 90 डिग्री का हो सकता है। 11th 12th में इनके ऊपर एक बहुत बड़ा थियरम है और बहुत फेमस थियरम है। उसके बाद आपको सॉरी 11th में ही है वो, और उसके बाद आप राइट एंगल ट्रायंगल पे बस एंगल देखेंगे, एक वैल्यू देखेंगे और झट से आंसर बता देंगे, और वो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ कि वो सब कैसे हो रहा है। ओके, और हम हर क्वेश्चन में इस ट्रिक को यूज करने वाले, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस उसको याद कर लिया गया है। ओके, क्योंकि जब आप इस चीज को 11th और 12th में जाके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो आपने आज सीखा है, ये 10th में ही जो सीख लिया है वो आपके 11th और 12th के हर क्वेश्चन में आ रहा है फिजिक्स के। ओके, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री को जरूर यहाँ यूज करना होगा। तो तब आप जाके एक लंबा सा मेथड यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तब लेवल इतना एडवांस हो चुका रहेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की ये बेसिक फंक्शन करके दिखानी नहीं पड़ेगी। अभी आप 10th में हो, अभी ये नॉलेज सीख रहे हो, तो जाहिर सी बात है अभी आपको उसको थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। बट इन फ्यूचर आप एक डायग्राम के अंदर जैसी एंगल वगैरह सब देखोगे, समझ जाओगे, फट से लिख दोगे आंसर कि भाई ये x है, ये एंगल इतना है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू इतनी होने वाली है। और हम भी यहाँ कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को एक बार झट से फ्यू सेकंड्स में शॉर्टकट में भी करके देख लें। ओके, तो इसकी खासियत क्या है? देखो इसकी खासियत ये है कि इस ट्राइंगल में जो आपको जो न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में आने वाले हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो क्या आने वाले हैं। सो उसमें देखो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपको कह देगा कि कोई एक टावर है या बिल्डिंग है या पोल है, ओके, जब भी आप उसके, ये सब ग्राउंड है, अगर ये टावर है तो ये इसका ग्राउंड है। ओके, तो जब भी आप ग्राउंड से एक एंगल बनेगा, ग्राउंड से जो भी एंगल बनेगा इस लेवल पे, तब उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ओके, जब भी एंगल ग्राउंड से बनने वाला है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ओके, सो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है लाइन ऑफ साइट। ओके, सो जब भी जो भी हमारा हाइपोटेनस है, बेसिकली जो भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनने वाला है उसमें जब भी जो हाइपोटेनस होगा वो हमेशा लाइन ऑफ साइट होगा। ओके, सो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जैक्टली ये बोल के नहीं कि वो हाइपोटेनस है या वो क्या है, वो लाइन ऑफ साइट को डिफाइन कर सकता है वहां पे। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है टर्म है इस पूरे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो थोड़ा सा देखो टैक्टिकल है। ओके, थोड़ा सा टैक्टिकल है, इसको मैं फिर से डिजाइन करता हूं और देखो बताता हूं। मान लो ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका टावर हो गया, ओके, या पोल हो गया या बिल्डिंग हो गई, एनीथिंग। ओके, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ओके, तो आप जब ग्राउंड है, ध्यान से सुनो इस बात को, ये बहुत लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे आने वाले हैं। तो ग्राउंड के अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ओके, खींच दिया, देखो ये लाइन ये इसके पैरेलल है। ओके, इक्वल नहीं, पैरेलल है, फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सो जो ये एंगल अब क्रिएट हो रहा है, जब हम ऊपर देखो, जब हम ग्राउंड से बात करेंगे जो एंगल क्रिएट हो रहा है तब तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। देखो मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया है, अगर इन केस एंगल यहाँ ग्राउंड से बन रहा है 90 डिग्री, हर जगह मेंशन है, ओके, कंपलसरी है। सो ये जो है ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, मगर एंगल ऑफ डिप्रेशन को जरा समझना पड़ेगा। अगर ऊपर से एंगल बन रहा है, जैसे देखो ये मान लो, अभी इस केस को हम दोबारा रिडिफाइन करते हैं, तो अगर मैं बोलता हूं कि एंगल ऐसे ऊपर से बन रहा है, ओके, कुछ भी टर्म होगा, टॉप है, वो टॉप बिल्डिंग का टॉप हो सकता है, टावर का टॉप हो सकता है, तो ये वो एंगल नहीं होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रखना, यही गड़बड़ी हो सकती है बहुत सारे बच्चों से। सो ये हमेशा आपको ग्राउंड से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ेगा, सॉरी पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, और अब जो ये एंगल बना है लाइन ऑफ साइट के उस तरफ, ओके, हमारे जो एक्चुअल राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बाहर जो एंगल बन रहा है यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ओके, और एक एकदम मजेदार बात बताने जा रहा हूं गाइस, जो भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, जो भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर आप गौर से और आपका अपना थोड़ा सा नॉलेज यूज कर रहे रहोगे 9th का ज्योमेट्री का, तो आप देख रहे हैं कि ये जो भी एंगल होने वाला है थीटा, वही ये भी एंगल होने वाला है। ओके, व्हाई? बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। सो एंगल्स आर इक्वल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सो आपको वो भले दे देगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो जाहिर सी बात है जो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअल डायग्राम में बनाने वाले हो वो तो यहाँ है, पर यकीनन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, वही आपका किसी भी फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो अगर ये एंगल यहाँ पे मैं बोलता हूँ 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी 30 डिग्री ही होने वाला है, मगर हम इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के नजरिए से क्वेश्चन में नहीं देने वाले हैं वो लोग सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन के नजरिए से नहीं देने वाले हैं, बल्कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के नजरिए से देने वाले हैं। सो जाहिर सी बात है आप
को इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। सो ये था आपका नॉलेज इस क्वेश्चंस के टर्म्स को लेके, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मैं इस बात कर रहा था शॉर्टकट की। देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमने नॉलेज को बस दिमाग में बिठा लिया है। जैसे ये ट्राइंगल देखो 45 45 90 डिग्री है, ओके। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो मेरे को मालूम है कि ये 45 है तो ये 45, सॉरी ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि टोटल तो 180 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ए बी और बी सी इक्वल होंगे, यानी अगर ये वैल्यू x है तो ये भी हमेशा x होने वाली है, ओके। तो ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके दिखाना पड़ेगा भाई। अगर आपको ये 4 दे दिया है तो आपको इसको 4 दिखाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। बट देखो कितना नॉलेज हमारा नॉलेज और भी डीप है, उसको भी हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ओके। अब अगर ये x है तो ये भी x है। देखो ये हाइपोटेनस है, उसका हाइपोटेनस ये हमेशा ना जो भी साइड्स परपेंडिकुलर साइड्स की किसी भी एक वैल्यू होगी उसमें √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इससे हमेशा √2 टाइम्स ज्यादा होने वाला है। देखो अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो अगर ये y है तो ये y/√2 होने वाला है और ये भी y/√2 होने वाला है 45 45 90 वाले ट्रायंगल में, ओके। ये बात आपको सबको नहीं समझ में आएगी अगर आपने वो पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो। सिमिलरली देखो अगर 30 60 90 वाला ट्रायंगल है मेरे पास, ओके, तो अगर जो भी हाइपोटेनस होगा 30 के सामने वाली जो साइड होगी ना वो हमेशा हाइपोटेनस के आधा होती है। अगर हाइपोटेनस अगर मान लो ये छोटी वाली साइड y है तो ये हमेशा 2y हो जाएगी। देखो समझो, ये सब मैं फटाफट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मैं ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में अच्छे से, और आगे भी कोशिश करूंगा कि इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताते रहूं। सो देखो कुछ भी एंगल के हिसाब से एंगल स्मॉलेस्ट एंगल 30 है, इसके आगे जो इसके सामने जो साइड होने वाली होगी स्मॉलेस्ट साइड होने वाली है, और वो हमेशा हाइपोटेनस का हाफ होता है, ओके। अगर सिमिलरली हम हाइपोटेनस का और 60 के सामने वाले साइड का रिलेशन बनाएं, ओके, सो जो ये 60 के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा √3/2 टाइम्स होगी हाइपोटेनस के। यानी देखो √3/2 की वैल्यू 1.732/2 यानी 1 से कम आने वाली है, यानी ये वैल्यू हाइपोटेनस से कम होगी, ये बात हम समझ रहे हैं। सो जाहिर सी बात है अगर मेरे को ये वैल्यू दी गई है, ये वाली मान लो इसको में z दिया है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा हाइपोटेनस इसका 2/√3z होगा। देखो ये बहुत ही क्लास कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा गिचमिट हो गया मगर मैंने बता तो उसको काफी सिंपली और इजी तरीके से रखा था। सिमिलरली जो हमारा ये जो स्मॉलेस्ट साइड है और जो ये 60 डिग्री वाला साइड है, इन दो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है स्मॉलेस्ट साइड, और जो 60 डिग्री के सामने वाला साइड है जो मीडियम है, जो हाइपोटेनस से छोटा है और इससे बड़ा है। सो उन दोनों के अगर बीच में रिलेशन मेरे को दिखाना हो, ओके, चलो और एक ट्राइंगल सा सेम बना लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो ये 30 है तो ये 90 होगा, ये 60 होगा। तो मैं देखो 30 के सामने वाला साइड ये है, ये हाइपोटेनस का आधा होने वाला है, ओके। अगर ये x है तो ये x/2 होने वाला है। अगर ये x है तो 60 के जो सामने वाला होने वाला है वो √3/2x होने वाला है, ओके। ये छोटा होगा इससे, देखो √3/2 की वैल्यू 1 से कम आने वाली है, यानी ये इस वैल्यू से छोटा ही आएगा इसका आंसर। अब रिलेशन रह गया है 30 और इस साइड का और इस साइड का, ओके। तो देखो 45 45 वाले में तो केस एकदम क्लियर था, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होने वाला, मगर 30 और 60 में ऐसा नहीं होने वाला है। 30 के सामने जो साइड होगी वो छोटी होगी। थोड़ा सा डायग्राम देखो, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है क्योंकि करेक्ट डायग्राम देखो यहाँ समझ में आ रहा है एकदम एग्जैक्टली। सो अगर हम 30 के सामने वाले साइड और 60 के सामने वाले साइड के बीच में रिलेशन देखना चाहेंगे तो जो 60 के सामने होगा वो ऑब्वियसली 30 के सामने वाले से ज्यादा होने वाला है, ओके। सो अगर मान लो मैं कहता हूं कि जो 60 के सामने है अगर वो x है, जो 30 के सामने वाला होगा वो इससे कम होगा, ओके। सो जो इससे कम होने का वैल्यू है वो है आपका √1/√2x, ओके। देखो ये भी वैल्यू 1 से कम आएगी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और आप उसको 1 को 1.414 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी 60 के सामने वाली साइड में आपको 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, यानी ये जो 30 के सामने वाली साइड आने वाली है वो वैल्यू इस वैल्यू से कम होगी। तो जाहिर सी बात है अगर 30 के सामने वाली वैल्यू y दी गई है तो जो 60 के सामने वाली साइड होगी वो √2y होगी।
देखो मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखोगे तो जरूर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके, थोड़े में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूलेस कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ये सब कुछ आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देख लें, फिर इस चैप्टर पे आए, क्योंकि अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आने वाले हैं। 16 न्यूमेरिकल्स हैं, इंग्लिश क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है और आप उसकी मदद से एक अच्छा सा फिगर राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है, और आपने अगर वो बना लिया और जो गिवन कुछ अनकंडीशनल वैल्यूज हैं, जैसे एंगल दिया गया होगा या एक साइड दी होगी, आपने उसको रख लिया, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके आप उस आंसर को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जिसमें हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को उतारू हो जाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के। थैंक यू।